हेलो स्टूडेंट्स, अब तक हमने वैल्यू एडेड मेथड और इनकम मेथड को थ्योरेटिकली और प्रैक्टिकली दोनों ही तरीके से अच्छे से कर लिया है और अब हम स्टार्ट करेंगे एक्सपेंडिचर मेथड। आज की क्लास में हम एक्सपेंडिचर मेथड को थ्योरेटिकली पढ़ेंगे और नेक्स्ट क्लास में मैं इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आपको करवा के दूंगा। एक्सपेंडिचर मेथड खत्म होने के बाद भी इस चैप्टर में थोड़ा सा थ्योरी पोर्शन आपका बच जाएगा, तो वो थ्योरी पोर्शन भी हम जो है साथ साथ कवर करते हुए चलेंगे नेक्स्ट क्लास और उससे आगे आने वाली क्लासेस में। तो आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सपेंडिचर मेथड। तो भाई एक्सपेंडिचर मेथड की स्टार्टिंग करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे कुछ बातें मैंने लिखी हैं और इन बातों को रीड करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि भाई एक्सपेंडिचर मेथड में हम क्या करने वाले हैं, एक्सपेंडिचर मेथड में हमारा डिस्कशन क्या होने वाला है। तो देखते हैं भाई, यहाँ पे फर्स्ट जो आपको लाइन दिखेगी, एक बार मैं आपको दिखाता हूँ। फर्स्ट लाइन जो ये आपको फर्स्ट लाइन दिख रही है, पहले हम इस लाइन को रीड करेंगे। तो देखो भाई क्या लिखा है यहाँ पे, फैक्टर इनकम अर्न्ड बाय फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इज स्पेंट इन द फॉर्म ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय फर्म्स। अब जो बात यहाँ पे लिखी है समझ तो आपको रीड करके ही आ गई होगी, मैं एक बार दोबारा से एक्सप्लेन कर देता हूँ इस बात को। यहाँ पे लिखा गया है कि जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के द्वारा फैक्टर इनकम अर्न की जाती है। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या होते हैं? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप, ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है हमारे। तो लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप के द्वारा जो इनकम अर्न होती है उसको फैक्टर इनकम कहा जाता है। तो फैक्टर इनकम जो हमारी होती है, रेंट और कैपिटल एक्सेट्रा जो भी मैंने बताया था, प्रॉफिट वगैरह, ठीक है। तो वो जो हमारी फैक्टर इनकम होती है, उस फैक्टर इनकम को हम क्या करते हैं, फिर गुड्स एंड सर्विसेज की परचेज पे स्पेंड करते हैं। ये जो चीज़ यहाँ पे लिखी है ये हमने सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम वाले चैप्टर में पढ़ा था कि हाउस होल्ड्स फैक्टर इनकम अर्न करते हैं और फिर उसी फैक्टर इनकम को वो स्पेंड कर देते हैं गुड्स एंड सर्विसेज की परचेज के ऊपर, ठीक है। तो ये फर्स्ट पैराग्राफ जो यहाँ पे आपको दिखा, इसके अंदर यही बात हमने यहाँ पे पढ़ी। आगे यहाँ पे कुछ बुलेट्स दिए गए हैं, 3 बुलेट्स हैं यहाँ पे, तो एक एक करके तीनों बुलेट्स को हम लोग स्टडी करेंगे। सबसे पहले बुलेट नंबर 1 पे आते हैं और पढ़ते हैं भाई इस बुलेट में हमें क्या दिखता है। तो बुलेट 1 को एक बार रीड करेंगे। दिस मेथड मेजर्स नेशनल इनकम एज सम टोटल ऑफ फाइनल एक्सपेंडिचर्स इंकर्ड बाय हाउस होल्ड्स, बिजनेस फर्म्स, गवर्नमेंट एंड फॉरेनर्स। इसका मतलब भाई हाउस होल्ड्स, बिजनेस फर्म्स, गवर्नमेंट और फॉरेनर्स के द्वारा जितना भी फाइनल एक्सपेंडिचर किया गया है, उस फाइनल एक्सपेंडिचर को अगर मैं टोटल कर दूं, उसका सम कर दूं, तो मेरे पास नेशनल इनकम आ जाएगी इस मेथड के अनुसार। तो मतलब एक्सपेंडिचर मेथड में हम क्या करते हैं, एक्सपेंडिचर मेथड में हम हाउस होल्ड्स, बिजनेस फर्म्स, गवर्नमेंट और फॉरेनर्स के द्वारा जितना भी एक्सपेंस किया गया है, फाइनल एक्सपेंडिचर किया गया है, उस एक्सपेंडिचर को हम टोटल कर लेते हैं, सम कर लेते हैं और जो अमाउंट हमारे पास निकल करके आएगा वो नेशनल इनकम होगा। इसका मतलब भाई अब तक की बात अगर देखी जाए तो ये 2 बातें जो हमने अभी अभी पढ़ी, हमने क्या पढ़ा कि हाउस होल्ड्स फैक्टर इनकम अर्न करके उस इनकम को गुड्स एंड सर्विसेज की परचेज पे खर्च कर देते हैं। और फिर हमने बुलेट 1 में पढ़ा कि भाई हाउस होल्ड्स, बिजनेस फर्म्स, गवर्नमेंट और फॉरेनर्स के द्वारा इस प्रकार का जो भी खर्चा किया जाएगा फाइनल एक्सपेंडिचर के ऊपर, अगर मैं उसका टोटल करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा, तो मेरे पास नेशनल इनकम आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह की कुछ बातें हमने यहाँ पे पढ़ी। आगे देखते हैं भाई सेकंड बुलेट में क्या था। तो यहाँ पे लिखा गया है कि भाई दिस टोटल एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू जीडीपी एट मार्केट प्राइस। तो भाई अब थोड़ी सी न्यू बात आ गई यहाँ पे, यहाँ पे हमने अभी ऊपर फर्स्ट बुलेट में क्या पढ़ा कि दिस मेथड मेजर्स नेशनल इनकम एज सम टोटल ऑफ द फाइनल एक्सपेंडिचर इंकर्ड बाय हाउस होल्ड, बिजनेस फर्म्स, गवर्नमेंट एंड फॉरेनर्स। और अब हम क्या पढ़ रहे हैं कि भाई ये जो फाइनल एक्सपेंडिचर का टोटल होगा ना, ये एनएनपी एट एफसी नहीं आएगा अभी निकल करके, ये क्या आएगा, ये जो निकल करके आएगा इसको जीडीपी एट एमपी बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको? जीडीपी एट एमपी। इसका मतलब जो फाइनल एक्सपेंडिचर किया गया है हाउस होल्ड्स, बिजनेस फर्म्स, गवर्नमेंट और फॉरेनर्स के द्वारा, अगर मैं उसका टोटल करता हूं तो मेरे पास जीडीपी एट एमपी आता है, ना कि एनएनपी एट एफसी। तो इस बात का ध्यान रखना है भाई, सारे फाइनल एक्सपेंडिचर का टोटल करके जो अमाउंट आएगा वो हमारे पास क्या आएगा, जीडीपी एट एमपी। तो यहाँ पे रिप्रेजेंट भी किया गया है कि भाई सिग्मा ऑफ फाइनल एक्सपेंडिचर इज इक्वल्स टू जीडीपी एट एमपी, ठीक है। सिग्मा ऑफ फाइनल एक्सपेंडिचर इज इक्वल्स टू जीडीपी एट एमपी। तो ये बात भी आपको यहाँ पे दिख गई होगी, समझ में आ गई होगी।
लास्ट में यहाँ पे बोला गया कि इस मेथड का एक अल्टरनेटिव नेम भी है, दिस मेथड इज ऑल्सो नोन एज इनकम डिस्पोजल मेथड। तो भाई यहाँ पे एक अल्टरनेटिव नेम दे दिया इसका, इनकम डिस्पोजल मेथड। तो आपको सारी ही मेथड्स के जो अल्टरनेटिव नेम्स मैंने पढ़ाए थे वो भी याद होने चाहिए। अगर वो एग्जाम में आपको अल्टरनेटिव नेम के थ्रू क्वेश्चन दे देगा कि भाई इनकम डिस्पोजल मेथड के थ्रू आप लोग जो है सॉल्व कीजिए, तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं, आपको समझ में ही नहीं आएगा अगर आपको याद नहीं होगा ये नाम तो, ठीक है। तो आपको अल्टरनेटिव नेम्स याद होने चाहिए ताकि कोई कॉन्ट्राडिक्शन ना हो, पेपर में जो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आएंगे वो आप आराम से सॉल्व कर पाएं, ठीक है। तो यहाँ तक की बातों को अगर दोबारा से देखा जाए तो हमने क्या क्या पढ़ा, हमने पढ़ा कि भाई जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के द्वारा फैक्टर इनकम अर्न की जाती है, हाउस होल्ड्स के द्वारा जो फैक्टर इनकम अर्न की जाती है वो क्या कर दिया जाता है, हाउस होल्ड्स को क्या कर देते हैं, हाउस होल्ड्स उसको खर्च देते हैं फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की परचेज पे। उसके बाद हमने पढ़ा कि भाई ये जो टोटल फाइनल एक्सपेंडिचर हमारा होता है जो कि हाउस होल्ड्स, बिजनेस फर्म्स, गवर्नमेंट और फॉरेनर्स के द्वारा इंकर किया जाता है, अगर मैं इसका सम कर दूं, मैं टोटल कर दूं मतलब अगर इसका, तो मेरे पास क्या आता है, जीडीपी एट एमपी आता है, ठीक है। सिग्मा फाइनल एक्सपेंडिचर इज इक्वल्स टू जीडीपी एट एमपी, तो ये बात भी पढ़ ली। और लास्ट में हमने पढ़ा कि भाई जो ये मेथड है एक्सपेंडिचर मेथड, इसका एक अल्टरनेटिव नेम भी है जिसको कि हम बोलेंगे इनकम डिस्पोजल मेथड, तो ये भी आपको याद होना चाहिए। अब भाई अगला यहाँ पे हमारा जो टॉपिक है वो क्या है, कंपोनेंट्स ऑफ फाइनल एक्सपेंडिचर। अगला टॉपिक क्या रहेगा, जैसे हमने इनकम मेथड के अंदर इनकम मेथड के कंपोनेंट्स पढ़े थे, वैसे ही यहाँ पे फाइनल एक्सपेंडिचर के भी कुछ कंपोनेंट्स हैं, ठीक है, एक्सपेंडिचर मेथड के भी कुछ कंपोनेंट्स हैं। तो वो कंपोनेंट्स हमने यहाँ पे डिस्कस किए हैं, एक बार यहाँ तक रीड कर लेते हैं भाई क्या क्या चीजें हैं। तो देखो भाई, एक्सपेंडिचर इज अंडरटेकन बाय ऑल द सेक्टर्स ऑफ एन इकोनॉमी। भाई जो एक्सपेंडिचर है वो एक इकोनॉमी के सारे सेक्टर्स के द्वारा इंकर किया जाता है, ठीक है। ऐसा कोई भी सेक्टर नहीं है इकोनॉमी में जो कि खर्चा ना करता हो, सभी खर्चा करते हैं। तो यही बात यहाँ पे लिखी है भाई, हाउस होल्ड्स के द्वारा भी खर्चा किया जाता है, गवर्नमेंट के द्वारा भी खर्चा किया जाता है, उसके बाद फर्म्स के द्वारा भी खर्चा किया जाता है, फॉरेन सेक्टर्स के द्वारा भी खर्चा किया जाता है। इसका मतलब भाई सभी के द्वारा खर्चा किया जाता है। और नीचे यहाँ पे वेरिफिकेट करके आपको दे दिया गया है कि भाई खर्चा कितने कितने प्रकार का होगा यहाँ पे। तो द वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ फाइनल एक्सपेंडिचर आर दीज, तो ये वेरियस कंपोनेंट्स आपको मिल गए, ठीक है। जितने भी कंपोनेंट्स हमारे फाइनल एक्सपेंडिचर के एक्सपेंडिचर मेथड के थे वो यहाँ पे इस डायग्राम में मैंने आपको बना के दे दिए हैं। कंपोनेंट्स ऑफ फाइनल एक्सपेंडिचर में क्या क्या आएगा, यहाँ पे सबसे पहले तो आएगा प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। अब ये होता क्या है वो तो बाद में देखेंगे, अभी सिर्फ नाम पढ़ना है इसका, ठीक है, बाकी हम डिटेल में भी डिस्कस करेंगे इसको। तो प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सबसे पहले, ये हमारा फर्स्ट कंपोनेंट है एक्सपेंडिचर मेथड का या फिर फाइनल एक्सपेंडिचर का। उसके बाद सेकंड जो हमारा कंपोनेंट है वो क्या है, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। तो ये हमारा सेकंड कंपोनेंट है गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। उसके बाद थर्ड कंपोनेंट है यहाँ पे ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन के अंदर कुछ सब पार्ट्स भी हैं। यहाँ पे ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन और प्लस इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट आता है, तो ये हम बाद में पढ़ेंगे ये सारी बातें, ठीक है। मैंने सिर्फ एक चार्ट बना के आपको एक डायग्राम के थ्रू सिंप्लीफिकेशन मैंने यहाँ पे आपको करके दिया है कि भाई इस तरीके से हमारे चार यहाँ पे जो है कंपोनेंट्स हैं, टोटल 4 ही कंपोनेंट्स हैं, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन और लास्ट में क्या है, नेट एक्सपोर्ट। नेट एक्सपोर्ट्स के भी 2 जो है सब कंपोनेंट्स हैं यहाँ पे, एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट्स। एक्सपोर्ट्स को हम कैपिटल एक्स से रिप्रेजेंट करेंगे और इंपोर्ट को हम कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करेंगे। एक्सपोर्ट्स में से इंपोर्ट्स माइनस करूंगा तो मेरे पास नेट एक्सपोर्ट आएगा, ठीक है। नेट एक्सपोर्ट कैसे आते हैं, नेट एक्सपोर्ट कैसे आएगा भाई, एक्सपोर्ट में से इंपोर्ट माइनस करेंगे तो हमारे पास नेट एक्सपोर्ट आएगा, ठीक है। तो ये 4 हमारे बेसिक कंपोनेंट्स हैं यहाँ पे एक्सपेंडिचर मेथड के। क्या क्या कंपोनेंट्स हैं एक बार दोबारा देखते हैं, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन और नेट एक्सपोर्ट्स। अब हमें इन कंपोनेंट्स को थोड़ा डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। तो नीचे देखो यहाँ पे ना मैंने कंपोनेंट्स सारे लिखे हुए हैं, तो इनको हम डिटेल में अभी स्टडी करेंगे, अच्छे से एक एक कंपोनेंट को जो है इवेल्युएट करेंगे क्या क्या चीजें यहाँ पे हमने लिखी हैं। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं फर्स्ट कंपोनेंट के थ्रू। फर्स्ट कंपोनेंट क्या है भाई हमारा, फर्स्ट कंपोनेंट का नाम है यहाँ पे प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। तो यहाँ पे देखो भाई लिखा हुआ है प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, इसको शॉर्ट में हम PFCE बोल सकते हैं, ठीक है, शॉर्ट में बोलेंगे, लेकिन पेपर में आप एब्रीविएशन लिख के नहीं आएंगे, एग्जाम में आप PFCE नहीं लिखेंगे इसको, ठीक है। ये अभी बस पढ़ने के लिए जो है हम इसको यूज करेंगे।
और प्रैक्टिस के लिए हम इसको यूज करेंगे क्वेश्चंस में, लेकिन एग्जाम्स में जब आप लिखेंगे तो आप पूरा इसको लिखना, एब्रीवेशन आप इसकी यूज मत करना, फुल फॉर्म लिख के आना पूरा, ठीक है। तो प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर हमारा फर्स्ट कंपोनेंट है। अब इसमें क्या क्या चीजें आती हैं भाई, एक बार पढ़ते हैं यहाँ पे क्या क्या चीजें इसके अंदर जो है डिस्कस की गई हैं। तो देखो भाई यहाँ पे क्या क्या लिखा है कि भाई इट रेफर्स टू एक्सपेंडिचर इंकर्ड बाय हाउस होल्ड्स, इट रेफर्स टू एक्सपेंडिचर इंकर्ड बाय हाउस होल्ड्स and private non-profit institutions। भाई दोबारा देख लो, it refers to expenditure incurred by households and private non-profit institution, मतलब ऐसी वाली प्राइवेट इंस्टीट्यूशन जिनका उद्देश्य प्रॉफिट कमाना नहीं है, जिनका उद्देश्य सोशल वेलफेयर है, ठीक है। तो प्राइवेट नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूशन सर्विंग हाउस होल्ड्स ऑन ऑल टाइप ऑफ कंज्यूमर गुड्स। तो मतलब ऐसी वाली प्राइवेट नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूशंस जो कि हाउस होल्ड्स को सर्व करती हैं सारे टाइप्स के कंज्यूमर गुड्स के लिए। कंज्यूमर गुड्स क्या होते हैं, ये चीज तो हमने ऑलरेडी पढ़ रखी है, ठीक है। कंज्यूमर गुड्स क्या होते थे, तो ड्यूरेबल गुड्स, सेमी ड्यूरेबल गुड्स, नॉन ड्यूरेबल गुड्स और सर्विसेज, ये सारी चीजें हमने पहले ही पढ़ ली थी। जो नेशनल इनकम यूनिट का सेकेंड चैप्टर हमने पढ़ा था, वहां पे हमने ये सारी चीजें डिस्कस की थी। चैप्टर का नाम क्या था, बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो वहां पे ये चीजें हमने डिस्कस की हैं कि भाई कंज्यूमर गुड्स में क्या क्या आता है। तो अभी तक की बात दोबारा देखो भाई, इट रेफर्स टू एक्सपेंडिचर इंकर्ड बाय हाउस होल्ड्स, इसका मतलब हाउस होल्ड्स के द्वारा जो भी खर्चा किया जाएगा वो प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर का पार्ट होगा। आगे लिखा गया एंड प्राइवेट नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूशंस, मतलब ऐसी इंस्टीट्यूशन, ऐसी प्राइवेट संस्थाएं जिनका उद्देश्य प्रॉफिट कमाना नहीं है। और ये संस्थाएं काम क्या करती हैं, तो भाई आगे लिखा हुआ है सर्विंग हाउस होल्ड्स, ये हाउस होल्ड्स को सर्व करती हैं, ये हाउस होल्ड्स के लिए काम करती हैं ऑन ऑल टाइप ऑफ कंज्यूमर गुड्स। अब कंज्यूमर गुड्स क्या होते हैं, तो भाई कंज्यूमर गुड्स क्या होते हैं, यहाँ पे भाई बता रखा है कि दैट इज ड्यूरेबल, सेमी ड्यूरेबल, नॉन ड्यूरेबल और सर्विसेज, ठीक है। ये सारी चीजें हमने ऑलरेडी पहले ही पढ़ी हुई हैं। लेकिन ये जो ड्यूरेबल गुड्स यहाँ पे लिखा है, इसके साथ ब्रैकेट में लिखा है एक्सेप्ट हाउसेज, यहाँ पे हाउसेज को एक्सक्लूड किया गया है, हाउस यहाँ पे इंक्लूडेड नहीं है। वैसे ड्यूरेबल गुड्स क्या होते थे, ड्यूरेबल गुड्स ऐसे गुड्स होते थे जिनको हम बार बार यूज कर सकते हैं एक लंबे पीरियड ऑफ टाइम के लिए। तो हाउसेज भी जो है वो ड्यूरेबल गुड्स ही होते हैं। हाउसेज जो है हम उनको लंबे समय तक यूज कर सकते हैं, बार बार यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। तो लेकिन यहाँ पे कहा गया कि हाउसेज को हमें यहाँ पे एक्सक्लूड करने हैं, तो प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में हाउसेज नहीं इंक्लूड किए जाएंगे, ठीक है। यहां तक की बात हो गई। आगे देखो भाई, आगे यहाँ पे मैंने एक बुलेट बना रखा है, बुलेट पढ़ते हैं। पीएफसीई में क्या क्या आएगा, पीएफसीई मतलब प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इक्वल्स टू हाउस होल्ड फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, मतलब हाउस होल्ड्स के द्वारा जितना फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर किया जाएगा वो आएगा इसमें। और प्लस क्या आएगा, प्लस आएगा प्राइवेट नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूशन सर्विंग हाउस होल्ड्स फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। तो मतलब ऐसी वाली प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस जिनका उद्देश्य प्रॉफिट कमाना नहीं है और वो हाउस होल्ड्स को सर्व करती हैं, हाउस होल्ड्स के लिए काम करती हैं। तो ऐसी जो इंस्टीट्यूशंस है उनके द्वारा जो फाइनल एक्सपेंडिचर किया जाएगा वो भी यहाँ पे कवर होगा। तो मतलब इन दोनों चीजों का अगर मैं टोटल करूंगा तो पीएफसीई आएगा। तो इतनी बात अभी एक बार दिमाग में बिठा लेना, पीएफसीई में क्या क्या आएगा। पीएफसीई में मतलब प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में क्या क्या आएगा भाई, इसमें हाउस होल्ड फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर आएगा और प्लस यहाँ पे और क्या चीज आएगी, प्राइवेट नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूशंस सर्विंग हाउस होल्ड्स फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। मतलब ऐसी वाली प्राइवेट संस्थाएं जिनका उद्देश्य प्रॉफिट कमाना नहीं है और वो हाउस होल्ड्स को सर्व करती हैं, उनके द्वारा जो फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर किया जाएगा वो भी यहाँ पे इंक्लूड होगा। आगे देखते हैं भाई, आगे अब क्या है। आगे यहाँ पे आपको नेक्स्ट पेज पे एक और बुलेट दिखेगा कि भाई पीएफसीई में क्या क्या इंक्लूडेड है। तो यहाँ पे लिखा गया है कि पीएफसीई इंक्लूड्स एक्सपेंडिचर इंकर्ड बाय नॉर्मल रेजिडेंट्स। इसका मतलब भाई नॉर्मल रेजिडेंट्स के द्वारा जो भी एक्सपेंसेस होंगे वो यहाँ पे इंक्लूड किए जाएंगे। मतलब यहाँ पे जो नॉर्मल रेजिडेंट्स हैं सिर्फ उन्हीं के द्वारा जो खर्चा किया गया है वही यहाँ पे इंक्लूड किया जाएगा। अगर किसी और के द्वारा वो एक्सपेंस किया जाएगा तो उसको इंक्लूड यहाँ पे नहीं किया जाएगा, ठीक है। सिर्फ नॉर्मल रेजिडेंट्स के द्वारा अगर खर्चा किया जाता है तो ही इंक्लूडेड होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ है भाई पीएफसीई इंक्लूड्स एक्सपेंडिचर्स इंकर्ड बाय नॉर्मल रेजिडेंट्स वेदर इन डोमेस्टिक टेरिटरी और अब्रॉड। इसका मतलब हमारे देश का नॉर्मल रेजिडेंट अगर बाहर किसी दूसरे देश में जाके भी खर्चा करता है तो वो भी पीएफसीई में इंक्लूड होगा। तो इसका मतलब भाई नॉर्मल रेजिडेंट्स के द्वारा खर्चा होना चाहिए, चाहे वो डोमेस्टिक टेरिटरी में हो या डोमेस्टिक टेरिटरी के बाहर हो, उससे फर्क नहीं पड़ता,
तो यही बात लिखी थी। आगे देखते हैं भाई, सो एनी एक्सपेंडिचर इंकर्ड बाय रेजिडेंट ड्यूरिंग देयर टूर और ट्रेवल विल बी एडेड इन पीएफसीई। इसका मतलब भाई वही बात लिख दी कि अगर हमारे देश के लोग जो नॉर्मल रेजिडेंट्स हैं, मतलब वो अगर किसी दूसरी कंट्री में टूर ट्रेवल पे जाते हैं और वहां पे कोई एक्सपेंस करते हैं तो वो भी पीएफसीई में इंक्लूड होगा। आगे देखते हैं, however any expenditure incurred by non-resident and foreign visitors in domestic market will be deducted from PFCE। ठीक है, इसका मतलब भाई जो बाहर के देश के लोग जो हमारे देश में आके खर्चा करते हैं, जो फॉरेनर्स हमारे देश में विजिट करते हैं और एक्सपेंस करते हैं, या जो नॉन रेजिडेंट्स हमारे देश में आके खर्चा करते हैं, वो इंक्लूड नहीं किया जाएगा। वो उनके देश के पीएफसीई में इंक्लूड किया जाएगा, हमारे देश के पीएफसीई में थोड़ी ना इंक्लूड किया जाएगा वो। ठीक है, जैसे हमारे देश के नॉर्मल रेजिडेंट दूसरे देश में जाके खर्चा करते हैं तो हमारे देश के पीएफसीई में इंक्लूड होता है वो। ठीक है, तो यही चीज यहां पे लिखी है कि भाई यहां पे सिर्फ वो खर्चा आएगा जो कि नॉर्मल रेजिडेंट्स के द्वारा किया जाएगा, चाहे वो विद इन डोमेस्टिक टेरिटरी हो, चाहे वो अब्रॉड में किया जाए। ठीक है, उनके द्वारा। लेकिन अगर बाहर के कोई लोग हमारे देश में आके खर्चा करते हैं, कोई फॉरेनर्स हमारे देश में विजिट करते हैं, कोई नॉन रेजिडेंट्स हमारे देश में विजिट करते हैं और वो इस तरह का एक्सपेंस करेंगे, तो उसको यहाँ पे इंक्लूड नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो ये बात यहाँ पे इस बुलेट में लिखी थी, बहुत इंपॉर्टेंट बात थी। अब यहाँ पे एक नोट आपको मिलेगा, इस नोट को भी रीड करते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है भाई। यहाँ पे लिखा गया कि द एक्सपेंडिचर इंकर्ड ऑन परचेज और कंस्ट्रक्शन ऑफ ऑनर ऑक्यूपाइड हाउसेज इज ट्रीटेड एज कैपिटल फॉर्मेशन। अब यहाँ पे ब्रैकेट में लिखा है कि भाई इंक्लूडेड अंडर ग्रॉस रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन इन्वेस्टमेंट। अब ये क्या चीज है ब्रैकेट वाली, इसको भी मैं बताऊंगा। ठीक है, और आगे लिखा गया एंड नॉट एज ड्यूरेबल कंजम्पशन, और इसको ड्यूरेबल कंजम्पशन नहीं माना जाएगा। मतलब ये ना सारी बात पहले हमने पढ़ ली थी। देखो पहले शॉर्ट में मैं आपको दिखाता हूं, यहां पे हमने पढ़ा था कि भाई ड्यूरेबल गुड्स के अंदर हाउसेस को इंक्लूड नहीं करना हमें। ठीक है, तो एक्सेप्ट हाउसेस लिखा था यहाँ पे। तो हाउसेस पे अगर हम कोई खर्चा करते हैं, घरों पे अगर हम कोई खर्चा करते हैं, घर की परचेज या कंस्ट्रक्शन पे अगर कोई एक्सपेंस करते हैं ना, तो वो पीएफसीई में इंक्लूड नहीं होगा, वो प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर का पार्ट नहीं होगा। तो यही बात लिखी थी यहाँ पे, एक बार दोबारा पढ़ो यहाँ पे, द एक्सपेंडिचर इंकर्ड ऑन परचेज और कंस्ट्रक्शन ऑफ ऑनर ऑक्यूपाइड हाउसेज इज ट्रीटेड एज कैपिटल फॉर्मेशन। भाई उसको कैपिटल फॉर्मेशन माना जाता है, ब्रैकेट वाली बात को छोड़ दो। आगे क्या लिखा है, एंड नॉट एज ड्यूरेबल कंजम्पशन, उसको ड्यूरेबल कंजम्पशन नहीं माना जाता। तो ड्यूरेबल कंजम्पशन नहीं माना जाता, उसको कैपिटल फॉर्मेशन का पार्ट माना जाता है। अदर कॉस्टली कंज्यूमर ड्यूरेबल्स लाइक कार्स, एयर कंडीशनर्स, वॉशिंग मशीन्स एक्सेट्रा आर इंक्लूडेड इन पीएफसी। तो मतलब हाउसेस के अलावा बाकी जितने भी ड्यूरेबल गुड्स होते हैं उन सबको पीएफसी में इंक्लूड किया जाएगा। कार्स, एयर कंडीशनर्स, वॉशिंग मशीन्स, तो वॉशिंग मशीन्स वगैरह भी ये सब हमारे क्या होते हैं, ये ड्यूरेबल गुड्स है, इनको हम एक लॉन्ग पीरियड तक यूज करते हैं। तो इसका मतलब ये जो गुड्स हैं इनकी वैल्यू को तो हम पीएफसीई में इंक्लूड करेंगे। अगर हमने इनके ऊपर खर्चा किया तो वो तो पीएफसीई में इंक्लूड होगा, बट अगर हमने हाउस की परचेज या कंस्ट्रक्शन पे खर्चा किया तो वो पीएफसीई में इंक्लूड नहीं होगा। अब ब्रैकेट में एक बात लिखी थी, इंक्लूडेड अंडर ग्रॉस रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन इन्वेस्टमेंट। भाई पीएफसीई में इंक्लूड नहीं होगा, लेकिन वो ग्रॉस रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन इन्वेस्टमेंट में यूज होगा। अब ये ग्रॉस रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन इन्वेस्टमेंट ये आपको बाद में अभी नीचे दिखेगा, देखो मैं आपको अभी दिखा देता हूं। ये देखो यहां पे आपको दिख रहा होगा ग्रॉस रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन इन्वेस्टमेंट। तो जब ये पॉइंट आएगा मैं तब बताऊंगा भाई इसके अंदर इंक्लूड होते हैं हाउसेज। तो अगर मैं हाउसेज की परचेज या कंस्ट्रक्शन पे कोई एक्सपेंस करूंगा तो वो यहां पे इंक्लूड होगा, पीएफसीई में इंक्लूड नहीं होता। तो ये था हमारा फर्स्ट जो हमने कंपोनेंट पढ़ा। तो एक्सपेंडिचर मेथड का फर्स्ट कंपोनेंट एक बार दोबारा देखते हैं भाई, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में क्या क्या आएगा। तो प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में हाउस होल्ड्स के द्वारा जो भी खर्चा किया जाएगा फाइनल गुड्स की जो है परचेज के ऊपर, वो सारा इंक्लूडेड होगा यहाँ पे, चाहे वो किसी भी तरह के कंज्यूमर गुड्स पे किया जाए। अब एक बात और ध्यान रखना, यहाँ पे कंज्यूमर गुड्स पे खर्चा किया जा रहा है, कैपिटल गुड्स पे खर्चा नहीं किया जा रहा। ठीक है, कैपिटल गुड्स पे खर्चा नहीं किया जा रहा। अब मुझे ये बताने की जरूरत तो शायद नहीं होगी कि कैपिटल गुड्स क्या होते हैं, ठीक है ना, क्योंकि ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। तो अगर किसी को नहीं पता कैपिटल गुड्स क्या होते हैं तो सेकंड चैप्टर जो है उसमें जाके रिवाइज करना पड़ेगा उसको। तो इसका मतलब भाई यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कंज्यूमर गुड्स जो हैं वो आएंगे। कंज्यूमर गुड्स में हमने पढ़े थे भाई ड्यूरेबल भी आते हैं, सेमी ड्यूरेबल भी आते हैं, नॉन ड्यूरेबल भी आते हैं और सर्विसेज भी आती हैं। तो वो सारी चीजें यहाँ पे इंक्लूड होंगी। इन सब चीजों पे अगर खर्चा किया जाता है हाउस होल्ड्स के द्वारा तो वो इंक्लूडेड होगा पीएफसीई में। इसके अलावा जो नॉन
प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस होती हैं, नॉन प्रॉफिट प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस जो हाउस होल्ड्स को सर्व करती हैं, उनके द्वारा भी जो भी फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर किया जाएगा वो भी यहाँ पे इंक्लूडेड होगा। उसके बाद हमने आगे पढ़ा था, यहाँ पे आगे हमने पढ़ा कि भाई जो नॉर्मल रेजिडेंट्स हैं सिर्फ उनके द्वारा ही जो खर्चा किया जाएगा वही इंक्लूड होगा, चाहे वो डोमेस्टिक टेरिटरी में खर्चा किया जाए या आउटसाइड डोमेस्टिक टेरिटरी किया जाए। अगर कोई फॉरेनर हमारे देश में आके एक्सपेंस करेगा तो उसको इंक्लूड नहीं करना। नॉन रेजिडेंट के द्वारा अगर हमारे देश में कोई खर्चा किया जाता है हमारे डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर तो उसको इंक्लूड नहीं करना। आगे हमने पढ़ा भाई जो हाउसेस की परचेज या कंस्ट्रक्शन है वो एक कैपिटल टाइप का खर्चा है ना, कैपिटल फॉर्मेशन का पार्ट होगा वो, तो उसको भी इंक्लूड नहीं करना। मैंने अभी भी बताया था कि भाई कैपिटल एक्सपेंसेस को थोड़ी ना इंक्लूड करना है, यहाँ पे सिर्फ कंज्यूमर जो एक्सपेंसेस होंगे हमारे उनको इंक्लूड करना है। कंज्यूमर गुड्स पे जो हम खर्चा करेंगे सिर्फ उनको इंक्लूड करना है, और ये जो कैपिटल फॉर्मेशन वाले खर्चे हैं इनको इंक्लूड नहीं करना होता। लेकिन जो बाकी तरह के ड्यूरेबल गुड्स हैं, हाउसेस को अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी ड्यूरेबल गुड्स जो हैं, कार हो गया, एयर कंडीशनर हो गया, वॉशिंग मशीन एक्सेट्रा हो गया, ये हमारे कैपिटल गुड्स नहीं होते, ये हमारे कंज्यूमर गुड्स होते हैं। तो इनकी वैल्यू को हम यहाँ पे पीएफसीई में इंक्लूड करेंगे। तो ये हमारा फर्स्ट कंपोनेंट था एक्सपेंडिचर मेथड का। चलिए जी आगे बढ़ते हैं सेकंड कंपोनेंट की तरफ। सेकंड कंपोनेंट का नाम क्या है भाई, पहले नाम पढ़ लेते हैं एक बार। तो यहाँ पे नाम है गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। तो शॉर्ट में अगर इसको बोले तो भाई GFCE बोलेंगे इसको, GFCE। और ये जो गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है, इससे पहले हमने फर्स्ट कंपोनेंट क्या पढ़ा, अभी हमने पढ़ा प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। तो वहां पे क्या क्या आता था, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में क्या क्या चीजें आती थी, एक बार रिवाइंड करते हैं भाई। तो प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में हमने पढ़ा कि भाई हाउस होल्ड्स के द्वारा जो कंज्यूमर गुड्स के ऊपर खर्चा किया जाएगा। कंज्यूमर गुड्स में भाई तरह तरह के गुड्स आते हैं, मैंने बताया था, ड्यूरेबल गुड्स, सेमी ड्यूरेबल गुड्स एक्सेट्रा, जो भी चीजें थी वहां पे। तो भाई इसका मतलब कंज्यूमर्स के द्वारा जो हाउस होल्ड्स के द्वारा जो कंज्यूमर गुड्स के ऊपर एक्सपेंस किया जाएगा फाइनल एक्सपेंडिचर वो इंक्लूड होगा। और प्लस वहां पे हमने ये भी पढ़ा कि जो प्राइवेट नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूशंस हैं जो हाउस होल्ड्स को सर्व करती हैं, प्राइवेट नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूशंस सर्विंग हाउस होल्ड्स, तो वो वाली जो इंस्टीट्यूशन है उनके द्वारा भी जो इस तरह का खर्चा किया जाएगा, मतलब कंज्यूमर गुड्स पे खर्चा किया जाएगा, कंज्यूमर गुड्स पे जो फाइनल एक्सपेंडिचर उनके द्वारा किया जाएगा वो भी वहां पे इंक्लूड होता था। तो अब हम सेकंड कंपोनेंट में पढ़ते हैं कि भाई क्या क्या यहाँ पे इंक्लूड होगा। तो देखो भाई यहाँ पे क्या लिखा है कि इट रेफर्स टू द एक्सपेंडिचर इंकर्ड बाय जनरल गवर्नमेंट ऑन वेरियस एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज। तो भाई इसमें वो सारा खर्चा आएगा जो कि एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज पे किया जाता है। अब एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में क्या आएगा भाई, तो गवर्नमेंट के जितने भी एडमिनिस्ट्रेशन मतलब ऑफिस जो खर्च ऑफिशियल जो खर्चे होते हैं मतलब गवर्नमेंट के, जैसे डिफेंस से रिलेटेड खर्चा या लॉ से रिलेटेड खर्चा या एजुकेशन से रिलेटेड खर्चा, हेल्थ फैसिलिटीज से रिलेटेड खर्चा, तो मतलब इस टाइप का जो भी एक्सपेंस होगा जो गवर्नमेंट के द्वारा किया जाएगा, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस जो होगा मतलब वो सारा यहाँ पे इंक्लूड किया जाएगा। मतलब गवर्नमेंट का खर्चा, इन शॉर्ट अगर मैं बोल दूं कि गवर्नमेंट का जितना भी खर्चा होता है वो सारा आएगा, क्योंकि जनरल गवर्नमेंट के द्वारा जो खर्चे किए जाते हैं वो सोशल वेलफेयर में किए जाते हैं। अब डिफेंस का खर्चा या लॉ का खर्चा या एजुकेशन का खर्चा या हेल्थ का खर्चा एक्सेट्रा जो भी खर्चे गवर्नमेंट करती है, ये सारे खर्चे ये किसी पर्सन के बेनिफिट के लिए थोड़ी ना होते हैं, ये सारे खर्चे सोशल वेलफेयर के लिए होते हैं, ये सारे खर्चे जनरल पब्लिक पे किए जाते हैं, ठीक है। तो इस तरह का सारा खर्चा यहाँ पे इंक्लूड होगा सेकंड कंपोनेंट के अंदर। तो इट रेफर्स टू द एक्सपेंडिचर इंकर्ड बाय जनरल गवर्नमेंट ऑन वेरियस एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज लाइक डिफेंस, लॉ, ऑर्डर, एजुकेशन एक्सेट्रा। तो ये सब चीजें यहाँ पे इंक्लूड होंगी। आगे लिखा है कि भाई गवर्नमेंट प्रोड्यूसेस गुड्स एंड सर्विसेज विद द एम ऑफ सोशल वेलफेयर विदाउट एनी इंटेंशन ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। तो वही बात यहाँ पे लिख दी कि भाई गवर्नमेंट अगर गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करती भी है तो वहां पे गवर्नमेंट का एम क्या होता है, वहां पे गवर्नमेंट का एम होता है कि भाई सोशल वेलफेयर किया जाए, ठीक है, सोशल वेलफेयर किया जाए। तो वहां पे प्रॉफिट अर्न करना जो है मोटिव नहीं होता जनरल गवर्नमेंट का। अब यहाँ पे एक बॉक्स आपको दिखेगा नीचे, इस बॉक्स में कुछ चीजें लिखी हैं, इनको भी एक बार रीड करते हैं। तो देखो भाई क्या क्या चीजें यहाँ पे लिखा है भाई, हेडिंग क्या है, एस्टिमेशन ऑफ गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। इसका मतलब यहाँ पे हमें ये बता रखा है कि गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कैसे निकलेगा, उसका एस्टिमेशन कैसे होगा, इसका मतलब उसमें क्या क्या चीजें आएंगी, क्या क्या चीजें नहीं आएंगी, वो सब यहाँ पे बता रखे हैं। तो एक बार पढ़ते हैं भाई। तो यहाँ पे लिखा है कि भाई GFCE is equals to the cost of goods and services produced by the government for collective use by the public। भाई इसमें वो सारी कॉस्ट आएगी गुड्स एंड सर्विसेज की जो कि गवर्नमेंट के द्वारा प्रोड्यूस किए गए हैं और पब्लिक के द्वारा यूज किए जाएंगे, ठीक है।
आगे यहाँ पे लिखा गया दीज सर्विसेज आर वैल्यूड एट देयर कॉस्ट टू गवर्नमेंट एज दे आर नॉट नॉर्मली सोल्ड टू पब्लिक। तो ये जो सर्विसेज हैं इनको इनकी कॉस्ट पे जो है वैल्यू किया जाता है, क्योंकि इसको हमें जनरल पब्लिक को बेचना तो है ही नहीं। तो इसका मतलब यहाँ पे कॉस्ट जो होगी, कॉस्ट पे वैल्यूएशन होगा। इट मीन्स GFCE इज कैलकुलेटेड एज अंडर। तो मतलब यहाँ पे ना फॉर्मूला दे रखा है। अब अगर आपको ज्यादा बातें समझ में अभी नहीं भी आ रही हैं तो चलेगा, क्यों? क्योंकि अभी प्रैक्टिकली जब करेंगे ना तो बहुत ज्यादा और अच्छे से समझ में आएगा। तो इसका मतलब अभी हमें क्या करना है, अभी हमें थोड़ी थोड़ी बातें तो ऐसी होंगी जो कुछ कुछ समझ में नहीं भी आएंगी, तो उनको हमें माइंड में रखने। प्रैक्टिकल क्वेश्चंस जब हम करेंगे तो वो बातें भी सारी की सारी हमारी जो है वो क्लियर हो जाएंगी। तो एक बार गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में क्या क्या चीजें आती है एक बार देखते हैं। यहाँ पे देखो गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में क्या क्या आएगा। तो गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या दे रखा है, इक्वल्स टू यहाँ पे दे रखा है भाई इंटरमीडिएट कंजम्पशन ऑफ गवर्नमेंट। भाई यहाँ पे गवर्नमेंट का जो इंटरमीडिएट कंजम्पशन है वो आएगा, प्लस COE पेड बाय गवर्नमेंट। भाई COE जो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज है, मतलब गवर्नमेंट के द्वारा जो एम्प्लॉइज को कंपनसेशन दी जाती है वो सब आएगा। अब कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज में क्या क्या आता है उसके कंपोनेंट्स तो आपको पता ही है, हमने इनकम मेथड में पढ़े थे। आगे यहाँ पे और क्या आएगा, तो आगे यहाँ पे भाई डायरेक्ट परचेजेस फ्रॉम अब्रॉड फॉर एम्बेसीज एंड कॉन्सुलेट्स लोकेटेड अब्रॉड। तो भाई हमारे देश के कुछ एम्बेसीज और कॉन्सुलेट्स हैं जो कि बाहर किसी दूसरे देश में सिचुएटेड है। इंडिया की एम्बेसी मान लो बाहर किसी दूसरे देश में है, जर्मनी में मान लो, जर्मन में है। तो जर्मन में अगर हमारे देश की एम्बेसी है तो उस एम्बेसी को कुछ परचेजेस करनी होंगी तो वो कहाँ से करेगी? क्या हम इंडिया से खरीद के भेजेंगे क्या वहाँ पे? तो नहीं भाई, ऐसा नहीं होगा। वहां पे वो लोकली वहां से परचेज कर लेंगे, ठीक है। तो वो जो डायरेक्ट परचेजेस होगी ना, डायरेक्ट परचेजेस फ्रॉम अब्रोड फॉर एम्बेसीज एंड कॉन्सुलेट्स लोकेटेड अब्रोड, तो वो भी यहाँ पे ऐड किया जाएगा गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के अंदर। मतलब ये भी गवर्नमेंट के खर्चे में जोड़ा जाएगा। अब क्या इसमें नहीं जोड़ा जाएगा, इसमें क्या नहीं जोड़ा जाएगा, माइनस क्या किया जाएगा मतलब? तो देखो भाई क्या माइनस किया जाएगा, सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय द जनरल गवर्नमेंट। भाई गवर्नमेंट के द्वारा जो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस किए गए हैं जब उनको बेचा जाएगा तो उनकी जो सेल्स होगी वो यहाँ से हम कम कर देंगे। सेल्स क्यों माइनस किया? क्योंकि भाई सेल्स इनकम होती है ना, इनकम हमने यहाँ पे माइनस की। इनकम होने से खर्चे घट जाते हैं, इनकम होने से खर्चे घट जाते हैं, बात समझ में आ रही है? तो ये खर्चा कम करने के लिए हमने इनकम माइनस कर दी यहाँ से। और गवर्नमेंट की इनकम सिर्फ यहाँ पे एक ही है, कौन सी इनकम है? सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय जनरल गवर्नमेंट। तो आपको ये चीजें याद रखनी है कि भाई जो सबसे पहले हमने यहाँ पे पढ़ा इंटरमीडिएट कंजम्पशन ऑफ गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट की जो इंटरमीडिएट कंजम्पशन है वो यहाँ पे जोड़ी जाएगी। उसके बाद COE पेड बाय गवर्नमेंट यहाँ पे जोड़ा जाएगा। उसके बाद यहाँ पे डायरेक्ट परचेजेस फ्रॉम अब्रॉड फॉर एम्बेसीज एंड कॉन्सुलेट्स लोकेटेड अब्रॉड, ये भी जोड़ा जाएगा यहाँ पे। और माइनस क्या किया जाएगा? तो भाई खर्चा किस चीज से कम हो जाता है? सेल से। सेल्स प्रोसीड्स जब हमारे पास आएंगी, पैसा जब हमारे पास आएगा तो हमारा खर्चा कम होगा। तो इसीलिए यहाँ पे सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय जनरल गवर्नमेंट जो है वो लेस कर दिया गया। तो ये फॉर्मूला हमें याद रखना है भाई गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर का। ये फॉर्मूले के अंदर क्या क्या टर्म्स आ रही है वो आपके माइंड में होनी चाहिए। इंटरमीडिएट कंजम्पशन ऑफ गवर्नमेंट, COE पेड बाय गवर्नमेंट, डायरेक्ट परचेजेस फ्रॉम अब्रॉड फॉर एम्बेसीज एंड कॉन्सुलेट्स लोकेटेड अब्रॉड, और लास्ट में सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय जनरल गवर्नमेंट। तो ये चीजें आपके माइंड में होनी चाहिए जब हम प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करेंगे उस टाइम पे। तो प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ये आपको काम आएगा। तो यहाँ तक की बातें भी हमारी हो गई हैं। सेकंड जो हमारा कंपोनेंट था वो भी हमने पढ़ लिया। तो भाई आगे देखो थर्ड कंपोनेंट क्या है हमारा। थर्ड कंपोनेंट का नाम है ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। तो यहाँ पे ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन हमें थर्ड कंपोनेंट दिया गया है। शॉर्ट में इसको GDCF लिखा हुआ है, ठीक है, GDCF लिखा हुआ है शॉर्ट में। और इसका ना एक अल्टरनेटिव नेम भी होता है। ये जो ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन है इसको हम अल्टरनेटिवली ग्रॉस इन्वेस्टमेंट के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो मतलब आपको ये चीज अब दिमाग में रखनी पड़ेगी कि भाई ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन का ही अल्टरनेटिव नेम क्या होता है? ग्रॉस इन्वेस्टमेंट होता है, ठीक है, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। अब इसमें क्या क्या चीजें आएंगी भाई, तो देखते हैं भाई इसमें क्या क्या आएगा। तो यहाँ पे लिखा गया है कि इट रेफर्स टू द एडिशन इन कैपिटल स्टॉक ऑफ द इकोनॉमी। अब भाई इसका मतलब कि भाई जितना भी एडिशन होगा इकोनॉमी के कैपिटल स्टॉक के अंदर वो यहाँ पे आएगा, मतलब चेंज इन स्टॉक यहाँ पे आएगा। सिंपल सीधी सी बात है, क्या आएगा यहाँ पे? चेंज इन स्टॉक यहाँ पे कवर होगा, ठीक है, चेंज इन स्टॉक। आगे यहाँ पे लिखा गया कि इट रिप्रेजेंट्स द एक्सपेंडिचर इंकर्ड ऑन एक्वायरिंग गुड्स
फॉर इन्वेस्टमेंट बाय द प्रोडक्शन यूनिट्स लोकेटेड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी। तो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर अंदर जो प्रोडक्शन यूनिट्स हैं, उन प्रोडक्शन यूनिट्स के द्वारा जो गुड्स एक्वायर किए जाते हैं फॉर द पर्पस ऑफ इन्वेस्टमेंट, वो भी यहाँ पे इंक्लूड किए जाएंगे। दोबारा पढ़ो एक बार। इट रिप्रेजेंट्स द एक्सपेंडिचर इंकर्ड ऑन एक्वायरिंग गुड्स फॉर इन्वेस्टमेंट बाय द प्रोडक्शन यूनिट्स लोकेटेड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी। इसका मतलब डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर जो प्रोडक्शन यूनिट्स हैं, उनके द्वारा जो एक्सपेंडिचर किया गया गुड्स खरीदने के लिए फॉर द पर्पस ऑफ इन्वेस्टमेंट, तो वो भी यहाँ पे जो है इंक्लूड किया जाएगा। सो देयर आर टू कंपोनेंट्स ऑफ GDCF। तो ये जो दो बातें हमने अभी यहाँ पे पढ़ी हैं, इनको अभी हमने नीचे लिखा हुआ है, एक बार मैं दिखाता हूँ आपको इस तरीके से। तो यहाँ पे आपको दो चीजें दिखेंगी। सबसे पहले क्या दिखेगा, ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, और दूसरा यहाँ पे आपको दिखेगा इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट, मतलब चेंज इन स्टॉक। तो यहाँ पे चेंज इन स्टॉक भी आएगा, और दूसरा मैंने क्या बताया कि डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर जो प्रोडक्शन यूनिट्स के द्वारा गुड्स खरीदे गए हैं फॉर द पर्पस ऑफ इन्वेस्टमेंट, वो भी यहाँ पे आएंगे। तो दोनों चीजें यहाँ पे आएंगी। तो अब हमें इन दोनों को डिटेल में पढ़ना है, ठीक है, इन दोनों को डिटेल में पढ़ना है। तो सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे यहाँ पे, ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन क्या है भाई, देखते हैं। तो यहाँ पे लिखा है कि इट रेफर्स टू द एक्सपेंडिचर इंकर्ड ऑन परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। भाई ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन में वो सारे खर्चे आएंगे जो कि हमने फिक्स्ड एसेट्स खरीदने पे किए। दिस एक्सपेंडिचर इज जनरली डिवाइडेड इनटू 3 सब कैटेगरीज। अब भाई ये जो एक्सपेंडिचर है इसकी 3 कैटेगरीज हो सकती हैं। हम मतलब 3 टाइप के फिक्स्ड एसेट्स में अपना पैसा जो है वो लगा सकते हैं। पहला क्या है भाई, देखो यहाँ पे ग्रॉस बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, ग्रॉस बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट है। फिर क्या है, ग्रॉस रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन इन्वेस्टमेंट है, और थर्ड क्या है, ग्रॉस पब्लिक इन्वेस्टमेंट। तो 3 टाइप का यहाँ पे जो है हमारे पास फिक्स्ड एसेट्स में हम जो खर्चा कर सकते हैं वो हमें दिया गया है। सबसे पहले हम फर्स्ट वाला पढ़ेंगे, ग्रॉस बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। तो यहाँ पे देखो क्या क्या लिखा है, इट इंक्लूड्स एक्सपेंडिचर ऑन द परचेज ऑफ न्यू प्लांट्स, मशीनरी, इक्विपमेंट एक्सेट्रा। मतलब सिंपल सीधी सी बात है यार, जो बिजनेस में हम कैपिटल इक्विपमेंट्स यूज करते हैं उनकी परचेज पे अगर हमने खर्चा किया तो वो सारा ग्रॉस बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। तो प्लांट, मशीनरी, इक्विपमेंट एक्सेट्रा पे अगर मैं कोई खर्चा करूंगा तो वो ग्रॉस बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट माना जाएगा। ऐसे ही सेकंड वाला देखो भाई क्या है, सेकंड वाला क्या है, ग्रॉस रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन इन्वेस्टमेंट। तो यहाँ पे देखो भाई क्या लिखा हुआ है, इट इंक्लूड्स एक्सपेंडिचर ऑन परचेज और कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू हाउसेज बाय द हाउस होल्ड्स। तो हाउस होल्ड्स के द्वारा नए घर खरीदे जा रहे हैं या बनाए जा रहे हैं, उस पे जो खर्चा किया जा रहा है वो सारा यहाँ पे इंक्लूड होगा। ये जब हमने फर्स्ट वाला कंपोनेंट पढ़ा था वहां पे मैंने आपको एक्सक्लूड करवाया था और मैंने बताया था ये यहाँ पे इंक्लूड होगा, ठीक है। तो यहाँ पे इंक्लूड होगा ये। उसके बाद है ग्रॉस पब्लिक इन्वेस्टमेंट। तो यहाँ पे लिखा है भाई, इट इंक्लूड्स एक्सपेंडिचर ऑन कंस्ट्रक्शन ऑफ फ्लाईओवर, रोड्स, ब्रिजेस एक्सेट्रा बाय द गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट के द्वारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर पे जो खर्चा किया जाता है, रोड्स, ब्रिजेस, फ्लाईओवर्स वगैरह जो बनाए जाते हैं गवर्नमेंट के द्वारा, इन पे जो खर्चा किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा, वो सारा ग्रॉस पब्लिक इन्वेस्टमेंट का पार्ट होता है, ठीक है। तो भाई एक बार दोबारा देख लेते हैं, हम पढ़ क्या रहे थे, हम थर्ड कंपोनेंट पढ़ रहे थे हम लोग। थर्ड कंपोनेंट का नाम था ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। इसको अल्टरनेटिव नेम से बुला सकते हैं हम लोग, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। तो ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन या ग्रॉस इन्वेस्टमेंट एक ही बात है। अब इसमें 2 कंपोनेंट्स होते हैं, फर्दर इसमें 2 सब कंपोनेंट्स हैं। पहला क्या है, ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। अब यहाँ पे बच्चे ना कंफ्यूज हो जाते हैं ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन और ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन में। तो कंफ्यूज नहीं होना भाई, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन का सब पार्ट है ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। तो इस बात को दिमाग में रखना पड़ेगा। और ये जो ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन है इसमें भी 3 सब कैटेगरीज हैं, ग्रॉस बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, ग्रॉस रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन इन्वेस्टमेंट और ग्रॉस पब्लिक इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो ये आपको इस तरीके से याद होना चाहिए। और यहाँ पे ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन का जो सेकंड पार्ट है वो क्या है, इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है चेंज इन स्टॉक। तो यही बात यहाँ पे लिखे, पढ़ते हैं एक बार। इट रेफर्स टू द फिजिकल चेंज इन द स्टॉक ऑफ द रॉ मटेरियल, सेमी फिनिश्ड गुड्स एंड फिनिश्ड गुड्स लाइंग विद द प्रोड्यूसर्स। तो रॉ मटेरियल, सेमी फिनिश्ड गुड्स और फिनिश्ड गुड्स का जो चेंज इन स्टॉक है वो यहाँ पे काउंट किया जाएगा। इट इज इंक्लूडेड एज एन इन्वेस्टमेंट आइटम बिकॉज इट रिप्रेजेंट्स द गुड्स प्रोड्यूस्ड बट नॉट यूज्ड फॉर करंट कंजम्पशन। भाई इसको एज ए इन्वेस्टमेंट आइटम जो है हम यूज करते हैं, क्यों? क्योंकि भाई ये हमें रिप्रेजेंट करता है वो वाले गुड्स जो हमने प्रोड्यूस तो कर लिए बट अभी तक कंज्यूम नहीं करे, करंट कंजम्पशन के लिए अभी हमने उसको यूज नहीं करा, तो इसलिए एज ए इन्वेस्टमेंट हमने इसको जो है यहाँ पे ट्रीट किया जाता है।
आगे यहाँ पे लिखा हुआ है भाई इट इज कैलकुलेटेड एज द डिफरेंस बिटवीन द क्लोजिंग स्टॉक एंड द ओपनिंग स्टॉक ऑफ द ईयर। तो मतलब ये निकाला कैसे जाता है भाई इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। तो भाई चेंज इन स्टॉक कैसे निकाला जाता था, तो भाई यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक किया जाता है, ठीक है। क्लोजिंग स्टॉक में से ओपनिंग स्टॉक माइनस किया जाएगा, उल्टा मत करना भाई, ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक मत करना, ठीक है। तो ये चीज यहाँ पे हो गई। अब इसी चीज को यहाँ पे देखो शॉर्ट में लिख के दिया है कि भाई जीडीसीएफ में क्या क्या आएगा, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन इक्वल्स टू क्या होगा, ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन और प्लस इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट, बस ये दो चीजें आती हैं। और फर्दर हमने पढ़ा कि ये जो ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन है इसमें तीन चीजें आती हैं, तो मैंने अल्टरनेटिवली और करके मैंने अल्टरनेटिवली फॉर्मूला थोड़ा बड़ा कर दिया। ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन को मैंने डिस्क्राइब कर दिया यहाँ पे कि भाई ग्रॉस बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट प्लस ग्रॉस रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन इन्वेस्टमेंट और प्लस ग्रॉस पब्लिक इन्वेस्टमेंट, ये तीनों चीजें जो हैं ये क्या है, इन तीनों चीजों को जोड़ेंगे तो ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन आएगा। और उसमें प्लस क्या कर दिया, इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है कि भाई यहाँ पे क्या क्या चीजें हमने डिस्कस की। अब ये जो चीजें हमने पढ़ी ये यहाँ पे डायग्राम के थ्रू भी मैंने आपको जो है समझा रखा है, देखो ध्यान से। सबसे पहले यहाँ पे ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन या फिर हम अगर बोलें तो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट भी हम इसको बोल सकते थे। तो इसमें क्या क्या चीजें आती हैं, तो सबसे पहले भाई इसमें दो चीजें आती हैं। पहली चीज यहाँ पे ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन आता है और दूसरी चीज यहाँ पे क्या आती है, इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट आता है। इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट को हम लोग चेंज इन स्टॉक भी बोलते हैं, ठीक है, तो इस बात पे ध्यान देना। अब ये जो चेंज इन स्टॉक है ये तो भाई ऐसे निकल जाएगा, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक करके निकल जाएगा, ठीक है, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक कर देंगे, चेंज इन स्टॉक आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे जो ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन है इसके तीन पार्ट्स होते हैं, इन तीनों को ऐड करके ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन आता है। हो सकता है क्वेश्चन में डायरेक्टली ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन ही दे दिया जाए, बट अगर नहीं दिया जाएगा तो ये तीन चीजें दी जाएंगी, इन तीनों को जोड़ के ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन आएगा। तो क्या क्या चीजें हैं यहाँ पे, तो सबसे पहले यहाँ पे ग्रॉस बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट दिया गया है हमको, ग्रॉस बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। उसके बाद नेक्स्ट आइटम यहाँ पे क्या है, ग्रॉस रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन इन्वेस्टमेंट दिया गया है, ग्रॉस रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन इन्वेस्टमेंट। और लास्ट में ग्रॉस पब्लिक इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो ये तीन चीजें हैं, इनके मीनिंग मैंने आपको बता दी है, ठीक है। तो भाई आगे यहाँ पे कुछ और बातें भी लिखी है थर्ड कंपोनेंट से रिलेटेड, नेक्स्ट पेज पे। तो देखते हैं भाई, यहाँ पे लिखा है कि भाई इट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट परचेज ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर्स एदर ओल्ड और न्यू इज नॉट इंक्लूडेड इन इन्वेस्टमेंट। भाई ये जो शेयर्स और डिबेंचर्स की परचेज हम लोग करते हैं ना, इसको इन्वेस्टमेंट का पार्ट नहीं मानना हमको, ठीक है। तो एग्जाम्पल देखो यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है, यहाँ पे बोला हुआ है इफ आई परचेज्ड 500 शेयर्स ऑफ रिलायंस इंडस्ट्रीज इट मे बी एन इन्वेस्टमेंट फॉर माई पॉइंट ऑफ व्यू, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से हो सकता है ये इन्वेस्टमेंट हो, बट फॉर इकोनॉमी इट इज सिंपली अ ट्रांसफर ऑफ परचेजिंग पावर। भाई इकोनॉमी के लिए क्या है, ये ट्रांसफर ऑफ परचेजिंग पावर माना जाता है, एंड नॉट एन इन्वेस्टमेंट, ये कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, ठीक है। मैंने सिर्फ परचेजिंग पावर को ट्रांसफर किया, मैंने 500 शेयर्स जो है खरीदे, मैंने 500 शेयर्स एक्वायर कर लिए, तो वो 500 शेयर्स की परचेजिंग पावर आ गई मेरे पास, ठीक है। मतलब यहाँ पे कोई भी इन्वेस्टमेंट का फ्लो नहीं होता, ठीक है। इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे कोई इन्वेस्टमेंट नहीं होती है, ठीक है। तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने शेयर्स खरीदे तो वो इन्वेस्टमेंट माने जाएंगे, बट इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से भाई वो ट्रांसफर ऑफ परचेजिंग पावर माना जाता है, इन्वेस्टमेंट नहीं माना जाता। तो ये बात भी यहाँ पे आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको जीडीसीएफ के रिलेशन में यहाँ पे इस बॉक्स में दिखेंगे, तो इन पॉइंट्स को पढ़ते हैं भाई। सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट जीडीसीएफ, तो क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं यहाँ पे। Any increase in stock of consumer goods with households is excluded from inventory investment as it is assumed that such goods are consumed and at the moment they are purchased। तो भाई जो कंज्यूमर गुड्स होंगे ना उसके स्टॉक में अगर कोई इंक्रीज आता है, मतलब उसके स्टॉक में अगर कोई चेंज आता है, वो हमें यहाँ पे चेंज इन स्टॉक में नहीं लेना, इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट में नहीं लेना। उसका रीजन यहाँ पे क्या बताया है कि भाई ये बताया कि जो वो गुड्स हैं जब हमने खरीदे होते हैं, हम ये एज्यूम कर लेते हैं कि भाई जब खरीदा तभी वो कंज्यूम हो गया, क्योंकि भाई हाउस होल्ड्स के द्वारा खरीदा गया है तो वो कंज्यूम हो ही जाएगा, ठीक है। तो एट द टाइम ऑफ परचेज ही उसकी कंजम्पशन जो है वो एज्यूम कर ली जाती है, इसीलिए कंज्यूमर गुड्स यहाँ पे एक्सक्लूड किए जाएंगे। कंज्यूमर गुड्स कहाँ पे काउंट किए जाते थे, तो भाई वो फर्स्ट वाले कंपोनेंट में काउंट किए जाते हैं। जो हमने फर्स्ट कंपोनेंट यहाँ पे पढ़ा था वो क्या था, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। आगे देखो भाई नेक्स्ट बुलेट, परचेज ऑफ शेयर्स डिबेंचर्स एदर ओल्ड और न्यू, चाहे पुराने शेयर्स खरीदो चाहे नए,
इट इज नॉट इंक्लूडेड इन जीडीसीएफ, भाई उसको भी जीडीसीएफ में इंक्लूड नहीं किया जाएगा। ये अभी हमने ऊपर भी पढ़ा था, क्यों नहीं किया जाएगा, एज इट इज सिंपली अ ट्रांसफर ऑफ परचेजिंग पावर, क्योंकि इसको ट्रांसफर ऑफ परचेजिंग पावर माना जाता है। एंड देयर इज नो एडिशन टू द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, यहाँ पे गुड्स एंड सर्विसेज के फ्लो में कोई भी चेंज नहीं आया होता, इसलिए हम उसको यहाँ पे इंक्लूड नहीं करते। आगे देखो भाई, आगे परचेज ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स, परचेज ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स लाइक ओल्ड हाउस, ओल्ड मशीनरी, ठीक है, मतलब पुराना घर या पुराना मशीनरी अगर मैंने खरीदा, इज ऑल्सो नॉट इंक्लूडेड इन जीडीसीएफ। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात अब तक की भाई, अगर मैंने पुराना घर, पुराना मशीनरी खरीदा, सेकेंड हैंड गुड्स अगर मैंने खरीदे तो वो जीडीसीएफ में काउंट नहीं होंगे, एज सच गुड्स हैव बीन ऑलरेडी इंक्लूडेड इन द ईयर ऑफ ओरिजिनल परचेज। मतलब अगर मैं दोबारा काउंट करूंगा तो भाई डबल काउंटिंग हो जाएगी, इसलिए यहाँ पे वो दोबारा काउंट नहीं किए जाएंगे, ठीक है। तो ये चीज भी यहाँ पे हो गई। एक बार थर्ड पॉइंट की दोबारा से रिवीजन कर लेते हैं पूरी, क्या क्या हमने यहाँ पे पढ़ा। तो हमने यहाँ पे पढ़ा कि भाई जो हमारा थर्ड कंपोनेंट है वो ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन है, इसको हम ग्रॉस इन्वेस्टमेंट भी बोलते हैं भाई अल्टरनेटिवली। और इसमें क्या क्या चीजें आती है, तो इसके दो कंपोनेंट्स हमने पढ़े भाई, ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन और इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन में फर्दर 3 कैटेगरीज थी, ग्रॉस बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, ग्रॉस रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन इन्वेस्टमेंट और पब्लिक इन्वेस्टमेंट, ग्रॉस पब्लिक इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो ये सारी चीजें थी। इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट क्या था ये तो हमने पढ़ ही लिया था। उसके बाद हमने जीडीसीएफ के फॉर्मूले यहाँ पे जो है डिस्कस कर लिए थे इस तरीके से, और उसके बाद जीडीसीएफ में क्या क्या चीजें आती हैं इस चार्ट के थ्रू हमने जो है समराइज कर लिया था सारी चीजों को। आगे हमने यहाँ पे ये कुछ और बातें पढ़ी थी कि भाई शेयर्स और डिवेंचर्स जो हैं उनकी सेल परचेज जो है वो काउंट नहीं की जाएगी यहाँ पे। उसके बाद हमने यहाँ पे एक और बात पढ़ी इंपॉर्टेंट वाली कि भाई जो कंज्यूमर गुड्स हैं उनकी जो उनमें जो इंक्रीज आ रहा है, मतलब उनमें जो चेंज आ रहा है, चेंज इन स्टॉक ऑफ कंज्यूमर गुड्स जो है उसको यहाँ पे काउंट नहीं किया जाएगा। फिर हमने पढ़ा सेकेंड हैंड गुड्स की जो परचेज है वो भी यहाँ पे काउंट नहीं की जाएगी क्योंकि उससे डबल काउंटिंग हो सकती है। तो ये था हमारा थर्ड कंपोनेंट। आगे देखो भाई फोर्थ कंपोनेंट क्या है। फोर्थ कंपोनेंट यहाँ पे है नेट एक्सपोर्ट्स। नेट एक्सपोर्ट्स का मतलब होता है एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट्स। एक्सपोर्ट्स को यहाँ पे एक्स से रिप्रेजेंट किया जाता है, इंपोर्ट्स को एम से रिप्रेजेंट किया जाता है, तो एक्स माइनस एम यहाँ पे लिखा गया है। तो भाई इसकी एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं, ये बहुत इजी है। इट रेफर्स टू द डिफरेंस बिटवीन द एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ 1 ईयर। तो 1 साल के भीतर जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट का डिफरेंस होगा उसको हम क्या बोलेंगे, नेट एक्सपोर्ट बोलेंगे। अब यहाँ पे हमें बता रखा है एक्सपोर्ट क्या होता है। एक्सपोर्ट को हम एक्स से रिप्रेजेंट करेंगे। एक्सपोर्ट रेफर टू द एक्सपेंडिचर बाय फॉरेनर्स ऑन परचेज ऑफ डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो भाई जो फॉरेनर्स जो हमारा प्रोडक्ट बाहर के देशों में मंगवा लेते हैं उसको हम क्या बोलेंगे, एक्सपोर्ट, निर्यात। जब हमारा माल दूसरे देश में जाता है, जो फॉरेनर्स हैं वो जब हमारा माल खरीदते हैं तो वो एक्सपोर्ट होता है, सिंपल। आगे क्या बोल रखा है, द एक्सपोर्टेड गुड्स हैव बीन प्रोड्यूस्ड विद इन द कंट्रीज डोमेस्टिक टेरिटरी। ये जो एक्सपोर्टेड गुड्स है ये हमारे देश की टेरिटरी में मैन्युफैक्चर्ड होते हैं, प्रोड्यूस्ड होते हैं। सो दे आर इंक्लूडेड इन आउटपुट ऑफ एन इकोनॉमी, इसलिए ये एक इकोनॉमी के आउटपुट में इंक्लूड किए जाते हैं, ठीक है। इस तरह की कुछ बातें हैं। तो मतलब सिंपली ये बता रखा है कि एक्सपोर्ट क्या होता है। एक्सपोर्ट का मतलब जब फॉरेनर्स हमारे देश में बना हुआ माल खरीदते हैं हमारे देश से तो उसको एक्सपोर्ट कहा जाता है। इंपोर्ट क्या होता है, इंपोर्ट का मतलब जब हमारे देश के लोग दूसरे देशों से माल खरीदते हैं तो वो इंपोर्ट होता है। इंपोर्ट को एम से रिप्रेजेंट किया जाएगा। इंपोर्ट इज द एक्सपेंडिचर बाय द रेजिडेंट ऑन फॉरेन प्रोडक्ट्स। तो हमारे देश के जो लोग हैं वो खर्चा करते हैं दूसरे देशों के प्रोडक्ट के ऊपर, तो उसको इंपोर्ट कहा जाएगा। इंपोर्ट्स आर डिडक्टेड टू ऑब्टेन डोमेस्टिक प्रोडक्ट एज दे आर नॉट प्रोड्यूस्ड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी। तो इंपोर्ट को हम लोग माइनस करते हैं नेट एक्सपोर्ट्स निकालने के लिए, क्योंकि ये हमारे देश में बनी हुई आइटम्स नहीं होती। तो इस पर जो खर्चा किया गया है उसको हम इंक्लूड नहीं करेंगे नेशनल इनकम निकालने के लिए। आगे यहाँ पे बताया गया, इंस्टेड ऑफ ट्रीटिंग एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट सेपरेटली द डिफरेंस बिटवीन द टू इज टेकन एंड इट इज टर्म्ड एज नेट एक्सपोर्ट। तो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट को अलग अलग लेने के बजाय हम क्या करते हैं, इन दोनों का डिफरेंस ले लेते हैं। मतलब एक्सपोर्ट में से इंपोर्ट माइनस करते हैं और जो भी अमाउंट आता है उसको हम कंसीडर करते हैं। यहाँ पे कभी इंपोर्ट माइनस एक्सपोर्ट मत कर देना, हमेशा एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट होगा, ठीक है, हमेशा। तो ये हमारा लास्ट कंपोनेंट था यहाँ पे। तो 4 कंपोनेंट्स हमने पढ़े, ठीक है, 4 कंपोनेंट्स हमने पढ़े। यहाँ पे क्या क्या थे, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन और नेट एक्सपोर्ट्स। ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन में 2 सब पार्ट्स थे, ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन और इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। फिर ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन जो था उसमें भी 3 कैटेगरीज थी, ठीक है, 3 कैटेगरीज थी। ऐसे ही नेट एक्सपोर्ट्स में भी 2 चीजें थी, एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट्स, ठीक है। इन दोनों का डिफरेंस जो है वो नेट एक्सपोर्ट्स कहलाते हैं।
तो ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पे पढ़ ली है, हमने पूरा जो है डिस्कशन कर लिया कंपोनेंट्स ऑफ फाइनल एक्सपेंडिचर का, या फिर अगर मैं बोलूँ कंपोनेंट्स ऑफ एक्सपेंडिचर मेथड, एक ही बात है। अब यहाँ पे भाई एक्सपेंडिचर मेथड में जो नेशनल इनकम है वो कैसे निकाली जाएगी, तो देखो भाई यहाँ पे डायग्राम के थ्रू मैंने बता रखा है। सबसे पहले हम ये चारों के चारों कंपोनेंट्स को ऐड करेंगे, देखो चारों कंपोनेंट्स को यहाँ पे ऐड किया हुआ है। उसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, इन चारों कंपोनेंट को ऐड करने से हमारे पास आएगा जीडीपी एट एमपी। भाई सारे एक्सपेंसेस को ऐड करने पे जीडीपी एट एमपी आता है, स्टार्टिंग में ही पढ़ा था हमने, जीडीपी एट एमपी आ जाएगा। हमें तो निकालना है एनएनपी एट एफसी, नेशनल इनकम निकालना है हमको। तो हम क्या करेंगे, ग्रॉस से नेट पे जाने के लिए डेप्रिसिएशन माइनस कर देंगे, एमपी से एफसी पे जाने के लिए एनआईटी माइनस कर देंगे। ऐसा करने से हमारे पास एनडीपी एट एफसी आ जाएगा, मतलब डोमेस्टिक इनकम आ जाएगी। और इसमें हम एनएफआईए ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, नेशनल इनकम आ जाएगा, मतलब एनएनपी एट एफसी आ जाएगा। ठीक है, तो ये पूरा फ्लो है यहाँ पे नेशनल इनकम निकालने का। तो इसको भी थोड़ा ध्यान से एक बार देख लेना भाई, सारे कंपोनेंट्स ऐड करके जीडीपी एट एमपी आता है, और उसके बाद हम डेप्रिसिएशन एनआईटी वगैरह माइनस करेंगे, एनएफआईए ऐड करेंगे तो नेशनल इनकम आएगा। और इस तरीके से हमारा प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करने में हमारी सहायता मिलेगी। आगे देखते हैं भाई, आगे यहाँ पे प्रिकॉशंस लिखी गई हैं एक्सपेंडिचर मेथड की, तो बहुत इजी प्रिकॉशंस है यहाँ पे। ऑलरेडी हमने काफ़ी सारी तो पहले ही कवर कर रखी है दूसरे मेथड्स के अंदर, तो पढ़ लेते हैं एक बार। द वेरियस प्रिकॉशंस टू बी टेकन वाइल यूजिंग एक्सपेंडिचर मेथड आर, तो भाई ये कुछ यहाँ पे प्रिकॉशंस हैं। पहली प्रिकॉशन देखो भाई क्या है, एक्सपेंडिचर ऑन इंटरमीडिएट गुड्स विल नॉट बी इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम। भाई इंटरमीडिएट गुड्स पे अगर कोई खर्चा किया जाता है तो वो नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं होगा। ये बात हमने पहले जो दो मेथड्स पढ़ रखे हैं, वैल्यू एडेड मेथड और इनकम मेथड, उनकी प्रिकॉशंस में भी पढ़ी होगी। ठीक है, तो आपको याद होगा एक्सपेंडिचर ऑन इंटरमीडिएट गुड्स विल नॉट बी इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम एज इट इज ऑलरेडी इंक्लूडेड इन द वैल्यू ऑफ फाइनल एक्सपेंडिचर, क्योंकि भाई डबल काउंटिंग होने का खतरा है ना। सो इफ इट इज एडेड अगेन, if it is included again it will lead to double counting of expenditures। ठीक है, तो सेम रीजन यहाँ पे भी दिया गया है, यहाँ पे भी कोई चेंजेस नहीं हैं। आगे बढ़ते हैं भाई, ट्रांसफर पेमेंट्स को यहाँ पे इंक्लूड नहीं किया जाएगा। ट्रांसफर पेमेंट्स आर not included as such payments are not connected with any productive activity and there is no value addition। ट्रांसफर इनकम्स को मतलब यहाँ पे इंक्लूड नहीं किया जाएगा। ट्रांसफर इनकम्स क्या होती हैं ये आपको पहले से पता है, ट्रांसफर इनकम क्या होती है ये बताने की मुझे ज़रूरत नहीं है। सेकेंड चैप्टर जो हमने पढ़ा था नेशनल इनकम यूनिट का, बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ नेशनल इनकम, वहाँ पे हमने ये चीज़ पढ़ी थी कि भाई ट्रांसफर इनकम्स क्या होती हैं। तो यहाँ पे यही चीज़ लिखिए, ट्रांसफर इनकम को भी जो है इंक्लूड नहीं किया जाएगा एक्सपेंडिचर मेथड के थ्रू नेशनल इनकम निकालने के लिए। आगे देखते हैं भाई, सेकंड हैंड गुड्स की परचेज भी यहाँ पे एक्सक्लूड की जाएगी, ये हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। तो परचेज ऑफ सेकंड हैंड गुड्स विल नॉट बी इंक्लूडेड एज सच एक्सपेंडिचर हैज ऑलरेडी बीन इंकर्ड व्हेन दे आर ओरिजिनली परचेज्ड। तो मतलब डबल काउंटिंग होने का यहाँ पे जो है खतरा रहेगा, इसलिए सेकेंड हैंड गुड्स की परचेज को भी यहाँ पे इंक्लूड नहीं किया जाएगा। सच गुड्स डू नॉट अफेक्ट द करंट फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, however any commission or brokerage on such goods is included as it is payment made for productive services। तो ये बात तो भाई हमने पहले भी पढ़ रखी है कि सेकेंड हैंड गुड्स की परचेज को तो इंक्लूड नहीं किया जाएगा, लेकिन हाँ अगर उससे रिलेटेड कोई कमीशन या ब्रोकरेज थी तो उसको जरूर कंसीडर किया जाएगा। ठीक है, तो ये पहले भी पढ़ा था, इनकम मेथड में भी पढ़ा था, आपको याद होगा। उसके बाद आगे देखो भाई, परचेज ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स, ये बात भी हमने पहले पढ़ रखी है। शेयर्स, डिवेंचर्स, बॉन्ड्स एक्सेट्रा जो है इनकी परचेज जो है वो नहीं इंक्लूड की जाती। तो परचेज ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स विल नॉट बी इंक्लूडेड एज सच ट्रांजैक्शन डू नॉट कंट्रीब्यूट टू करंट फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। दीज फाइनेंशियल एसेट्स आर मेयर पेपर क्लेम्स एंड इन्वॉल्व अ चेंज ऑफ टाइटल ओनली। टाइटल का मतलब होता है ऑनरशिप, तो भाई इनसे सिर्फ ऑनरशिप चेंज होती है और कुछ चेंज नहीं होता। तो इसका मतलब यहाँ पे जो फाइनेंशियल एसेट्स हैं उनकी परचेज भी इंक्लूड नहीं की जाएगी। लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है however any commission or brokerage on such financial asset will be included as it is a productive service। लेकिन भाई अगर इन्हीं फाइनेंशियल एसेट्स की सेल परचेज पे अगर कोई ब्रोकरेज दी गई है तो वो ब्रोकरेज को हमें यहाँ पे इंक्लूड करना है, ब्रोकरेज यहाँ पे कंसीडर की जाएगी। आगे है एक्सपेंडिचर ऑन ओन अकाउंट प्रोडक्शन, मतलब जो सेल्फ कंजम्पशन के लिए प्रोडक्शन होती है, या फिर जो इम्प्यूटेड वैल्यू ऑफ ओनर ऑक्यूपाइड हाउसेज है, या फिर फ्री सर्विसेज फ्रॉम जनरल गवर्नमेंट, या फिर प्राइवेट नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूशन सर्विंग हाउस होल्ड्स। ये सारी चीज़ें जो है ना, इनको भी हमें क्या करना है, इनको हमें क्या करना है भाई, इन सबको हमें इंक्लूड करना है, इन सबको हमें इंक्लूड करना है नेशनल इनकम फाइंड आउट करते टाइम। तो ध्यान देना इस बात पे। एक्सपेंडिचर ऑन ओन प्रोडक्शन, इसमें क्या क्या आएगा,
प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन आएगा इसमें सबसे पहली बात तो। उसके बाद इम्प्यूटेड वैल्यू ऑफ द ओनर ऑक्यूपाइड हाउसेज आएगा। उसके बाद फ्री सर्विसेज फ्रॉम जनरल गवर्नमेंट के द्वारा जो भी फ्री सर्विसेज मिल रही हैं वो भी आएंगी। एंड प्राइवेट नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूशन सर्विंग हाउस होल्ड्स, ये भी आएगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, ये सारे जो खर्चे हैं, इन सबको हमें इंक्लूड करना है नेशनल इनकम निकालते समय। प्राइवेट नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूशन सर्विंग हाउस होल्ड का मतलब क्या हुआ कि ऐसी प्राइवेट संस्थाएं जिनका उद्देश्य प्रॉफिट कमाना नहीं है और वो हाउस होल्ड्स को सर्व करती हैं, उनके द्वारा जो खर्चा किया जाता है उस खर्चे की यहाँ पे बात चल रही है, ठीक है। तो वो भी खर्चा यहाँ पे इंक्लूड किया जाएगा। सो यहाँ पे लिखा हुआ है कि विल बी इंक्लूडेड, भाई इंक्लूड किया जाएगा, विल बी इंक्लूडेड इन द नेशनल इनकम सिंस दीज आर प्रोडक्टिव सर्विसेज। तो भाई ये प्रोडक्टिव सर्विसेज हैं इसलिए इसको इंक्लूड किया जाएगा। तो ये हमारी 5 प्रिकॉशंस थी एक्सपेंडिचर मेथड की, ठीक है। 5 प्रिकॉशंस हमने यहाँ पे पढ़ी और ज़्यादा कुछ था नहीं एक्सपेंडिचर मेथड में, बस कंपोनेंट्स और प्रिकॉशंस ही है यहाँ पे, ठीक है। तो ये थ्योरेटिकल पोर्शन हमारा एक्सपेंडिचर मेथड का यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। एक बार अच्छे से रिवाइज करना है इसको, बहुत बढ़िया तरीके से रिवाइज करना है इसको, और नेक्स्ट क्लास में मैं आपको इससे रिलेटेड बहुत सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस कराऊंगा और उसके बाद आपको और बेटर तरीके से अंडरस्टैंडिंग होगी इस मेथड की भी, ठीक है। तो आज की क्लास हम यहीं पे ख़त्म करेंगे।